Greetings everyone, my name is K. Deepak and I welcome you all in the Hindu's News Analysis episode of Sheila IAS. So ये सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे कि 24 अगस्त का जो वीडियो है न्यूज़ में उसमें कौन से आर्टिकल्स आए हैं. So let's start. कौन से आर्टिकल्स हैं जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. द फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द 5G फिफ्थ जनरेशन. सो यहाँ पर देखेंगे कौन से जनरेशन्स के हैं टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी. और यहाँ पर जो एम्बिट है, द एम्बिट इज क्वाइट रेस्ट्रिक्टेड टू लॉ इन्फोर्समेंट, बट एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड हैव अ वैलिड एम्बिट. तो हम लोग एम्बिट को थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे. हम लोग देखेंगे और कौन से चैलेंजेस हैं और कौन से एडवांटेजेस हैं. दैट वुड बी डन इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. द सेकेंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू सेक्स रेशियो. सो यहाँ पर देखेंगे क्या है सेक्स रेशियो, जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट है वो क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, इसमें क्या है बारीकियाँ. ऑल दोज थिंग्स वुड बी सीइंग इन आवर सेकेंड आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़. सो यहाँ पर देखेंगे जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ है वो क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनमें सिग्निफिकेंस है, क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या वे फॉरवर्ड है, ऑल दिस थिंग्स. द फोर्थ वन इज रिलेटेड टू त्यांगोंग. तो यहाँ पर देखेंगे जो त्यांगोंग है वो क्या है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या सिमिलर एम्बिशंस इंडिया भी रखता है, और क्या अगर एम्बिशंस इंडिया रखते आया है तो उसमें इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, ऑल दोज थिंग्स. वैसे द फिफ्थ वन इज रिलेटेड टू बेनामी लॉ. सो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेनामी होता क्या है और जो बेनामी लॉ है वो क्या है. अदर एस्पेक्ट जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव. सो हम लोग देखेंगे ये रिट्रोस्पेक्टिव क्या है, प्रोस्पेक्टिव क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कुछ कहा है, संविधान में क्या है, ऑल दोज थिंग्स. वेस सिक्स्थ वन इज रिलेटेड टू सेंट्रल एशिया. सो यहाँ पर देखेंगे जो सेंट्रल एशिया है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हर कंट्री सेंट्रल एशिया में अपना स्ट्रैटेजिक डेप्थ बनाना चाहता है. दैट इज समथिंग जो कि हम लोग सिक्स आर्टिकल से करेंगे. वैसे इन द सेवेंथ वन इज ऑन मिसाइल्स. सो यहाँ पर देखेंगे ये जो इंडिजिनस मिसाइल है उसको तो देखेंगे ही, पर उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या वेरिएशन होता है. इंडिजिनस मिसाइल्स में इंडिजिनस प्रोग्राम कौन से हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या मेजर्स लिए हैं, कौन से दूसरे मिसाइल्स हैं, ऑल दोज थिंग्स. एंड एट लास्ट विल बी हैविंग क्विज ऑफ द डे एज यूजुअल. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आर्टिकल विच इज ऑन द इम्प्लीकेशंस ऑफ 5G रोल आउट. अब जिसे मैंने कहा ये जो आर्टिकल है दैट इज स्पेसिफिक टू लॉ इन्फोर्समेंट, पर हम लोग जो एम्बिट है अपना जो अंडरस्टैंडिंग है उसका एम्बिट हम लोग थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे. हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट में डायरेक्ट फोकस ना कर हम लोग डिफरेंट और एरियाज को भी कवर करेंगे. सो विद दैट जो एस्पेक्ट है जनरेशन का दैट आई हैव एक्सप्लेन इन दी 28 जुलाई. सो जैसे मैंने कहा फिफ्थ जनरेशन, तो फिफ्थ जनरेशन पैसे उससे पहले फोर्थ जनरेशन था, उससे पहले थर्ड, उससे पहले सेकेंड, फर्स्ट, जीरो. तो ये जो वेरिएशन है, ये जो अप्रूवल है, ये जो स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट है, ये हम लोग ने डिस्कस किया है 28 जुलाई में कि क्या क्या बारीकियां हैं, क्या क्या चेंजेस हुए. एज वेल एज मैंने काफ़ी डिटेल में ये भी कहा था कि यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 2.75 है, इसमें क्या वेरिएशन है, ऑल दिस थिंग्स. सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो हियर ताकि जो आइडिया है, जो डायनामिक्स है उसका एस्पेक्ट्स आप समझ पाए. नाउ विद दैट अंडरस्टैंडिंग अब देखते हैं कि जो 5G का जो इम्प्लीमेंटेशन है फिफ्थ जनरेशन का उसमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद एडवांटेजेस. सो कौन से एडवांटेज है, द फर्स्ट एडवांटेज इज द एक्सेसिबिलिटी. जैसे कि आपका हो गया मोबाइल बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, देयर इज दिस टेलीमेडिसिन. तो ये जैसे जो सर्विसेज है इस पर एक्सेसिबिलिटी जो है उस पर जो क्वालिटी है वो आप और बढ़ा सकते हो व्हेन इट कम्स टू 5G इम्प्लीमेंटेशन. सेकेंड एडवांटेज इज की एजुकेशन आप बढ़ा सकते हो. ऑनलाइन एजुकेशन है, एम्पावरमेंट है, बिजनेसेस है, ये सब चीज़ों को आप और सिटीजन सेंट्रिक बना सकते हो, उसमें और सुविधाएं बढ़ा सकते हो व्हेन इट कम्स टू 5G इम्प्लीमेंटेशन. थर्ड एडवांटेज इज द एस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज़ और इनोवेटिव सिटीज़. काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, स्मार्ट सिटीज़ हैं, स्मार्ट विलेजेस हैं. ये जो एस्पेक्ट्स है इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए 5G जो है काफ़ी सुविधा देगा, काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं उसमें, काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये इनिशिएटिव्स के लिए, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस जैसे इनिशिएटिव्स के लिए. द फोर्थ वन इज द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट. सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट जैसे कि डिजिटल इकोनॉमी. वहाँ पर जो डिजिटल इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव नहीं, उसके जो कॉनोटेशंस है वो सोशली भी है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया में एक अर्बन रूरल डिवाइड है. तो ये जैसे डिवाइड है इसे कम करने में आपका सोशल एस्पेक्ट भी आ जाता है, नॉट ओनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट. सो डिजिटल इकोनॉमी जैसे इनिशिएटिव्स जो हैं उसे हम लोग बरकरार कर सकते, उसे जो हम लोग और स्ट्रेंथन कर सकते हैं और सीमेंट कर सकते हैं विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिफ्थ जनरेशन. अब देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं. द फर्स्ट चैलेंज इज द फंडामेंटल चेंज. अब जैसे कि फोर्थ जनरेशन में जो भी आप कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करते थे, जो रिसीवर्स हैं, जो मॉडरेटर्स हैं,
जो एन्क्रिप्शन डिवाइसेस है, जो बैंडविड्थ है, सब चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ेगा। और जब आप ये सब चीज़ों को चेंज करते हो, सो इट कम्स विद अ कैपिटल, इसमें पैसा लगता है। तो इतनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, दैट इज़ द फर्स्ट इशू। सेकेंड, इसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये क्या है फाइनेंशियल लायबिलिटी? जैसे मैंने कहा, जब भी टेक्नोलॉजी आप नया टेक्नोलॉजी लाते हो तो उसमें इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव, और कैपिटल इंटेंसिव होने के कारण जो टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है वो भी स्टीप हो जाता है। व्हेन यू आर हैविंग अ स्टीप टेक्नोलॉजी, स्टीप कॉस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी जो है उसमें एक्सेसिबिलिटी काफ़ी कम होता है, अफोर्डेबिलिटी काफ़ी कम है। 4G में मान लीजिए कि 1 GB अगर आपको मिलता है 50 रुपये में, वहाँ पर 1 GB हो सकते हैं 500 रुपये हो जाए। सो इस वजह से जो स्टीप है, इसके वजह से काफ़ी लोगों में एक फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट हो सकता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है, कॉस्ट कंपैरिजन कहीं ना कहीं कम है। थर्ड थिंग इज़ दी एडवोकेट कैपिटल, जो कि यहाँ पे नहीं है। एडवोकेट कैपिटल फॉर एग्जांपल वोडाफोन हो गया, वोडाफोन इंडिया, VI जिसे कहते हैं आप, एयरटेल हो गया, ये सब जो कंपनीज़ है, ये इनका जो फाइनेंशियल हेल्थ है ये वैसे ही ख़राब चलते आया है काफ़ी लिटिगेशंस की वजह से। अब अगर ऐसे टेक्नोलॉजीज़ जहाँ पर जो कैपिटल इंटेंसिव है, जहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉनिटरी आपको मोबिलाइज करना है, ये कंपनीज़ कहीं ना कहीं उतना कैपेबल ना हो, ये कहीं ना कहीं उतना फीजिबल ना हो इस ट्रांजिशन के लिए। सो दैट इज़ अनदर इशू। देन द फोर्थ इशू, इसकी जो ब्रिजिंग है दैट इज़ ऑफ डिजिटल डिवाइड, वो कहीं ना कहीं शायद नहीं होगा। व्हाट इज मीन्स, हम लोग ने पहले डिस्कस किया है कि एक इंडिया में वी आर हैविंग एन अर्बन रूरल डिवाइड, कि अर्बन एरियाज़ में क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है, आपको अपग्रेड करना है, आप आसानी से अपग्रेड कर सकते हो। सो अर्बन एरियाज़ में जो 5G है वो काफ़ी जल्दी आ जाएगा, पर रूरल एरियाज़ में आपके पास जो है, आपके पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, आपके पास इनिशिएटिव्स नहीं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बुलाने के लिए जो है उसमें काफ़ी और टाइम लगेगा। इस वजह से जो डिवाइड है अर्बन रूरल का, वो बढ़ सकता है। दैट इज़ अनदर चैलेंज, कि इंक्रीज इन द डिजिटल डिवाइड ऑफ अर्बन रूरल। सो विद दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, मध्यम मार्ग। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? फर्स्ट वे फॉरवर्ड इज कि वी नीड टू अलाइन डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स विद द 5G टेक्नोलॉजी। जब हम लोग इनिशिएटिव्स को टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन करते हो तो उसका इंप्लीमेंटेशन आसान हो जाता है। एज वेल एज जब आपको अलाइन करना है, उसके साथ साथ अलाइन करने के लिए यू शुड ऑल्सो नीड टू स्ट्रेंथन साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर। साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आपको साइबर सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन करना होगा, एनक्रिप्शन जो है उसमें भी स्ट्रेंथन करने होंगे। सो दीज आर दी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज टू एक्सेलरेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने कहा कि अर्बन रूरल में एक डिवाइड है, अब ये डिवाइड अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो अर्बन एरियाज़ में जल्दी हो जाएगा, रूरल एरियाज़ में नहीं होगा, तो ये जो गैप है ये गैप बढ़ जाएगा। तो ये गैप ना बढ़े, इसके लिए क्या करना है, हम लोग को 100% कवरेज चाहिए। मान लीजिए कि जो बैंडविड्थ है, जो स्पीड है, उसे कम कर दिया आप, 10 Gbps हो सकता है अर्बन एरियाज़ में और 1 Gbps हो सकता है रूरल एरियाज़ में, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर हैविंग 100% कवरेज। दैट इज द सेकेंड इशू। थर्ड इशू इज टू इंसेंटिवाइज डिज़ाइन। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंसेंटिवाइजिंग? इंसेंटिवाइजिंग मतलब कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है, गवर्नमेंट कुछ फंड्स प्रोवाइड कर रहा है, किन लोगों को, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन लोगों को, जो लोकल सेक्टर्स हैं, लोकल एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ पर जब टेक्नोलॉजी पहुँचेगा, वहाँ पर जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पहुँचेंगे, जो स्पिल ऑफ टेक्नोलॉजी से हो, उस वजह से काफ़ी और एस्पेक्ट्स, काफ़ी और रिपल इफेक्ट्स होंगे जो कि इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा। पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ बाहर से लेते हो, बाहर से इंपोर्ट करते हो, तो इंडियन इकोनॉमी में जो है ग्रास रूट तक ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाएगा, इसका जो एडवांटेज है वो आप अच्छा से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। सो इस वजह से हम लोग को इंसेंटिवाइज करने का ज़रूरत है कि उन डिज़ाइंस और मैन्युफैक्चर्स को जो हम लोग लोकली कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं। देन इंसेंटिवाइज करने के साथ साथ हमें क्या एलोकेट करना है, फंड्स एलोकेट करना है, ताकि जो 5G स्टार्टअप का जो कल्चर है उससे हम लोग डेवलप कर पाए, उससे हम लोग प्रमोट कर पाए, एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है वो डेवलप कर पाए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप कम्स विद एफिशिएंसी एज वेल एज इनोवेशन। तो ये जो इनोवेशन और एफिशिएंसी जो है वो हमें चाहिए व्हेन इट कम्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज। सो दैट इज द नेक्स्ट एस्पेक्ट। लास्ट एस्पेक्ट इज टू कवरेज, रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। उसमें हम लोग को ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। जैसे हम लोग ने कहा कि 100% कवरेज चाहिए, एज वेल एज रिलायबिलिटी भी चाहिए, वो सिक्योर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें बीच में डिस्ट्रप्शंस हो। उसके साथ साथ जब इंडिया ऐसे कंट्रीज़ हैं, इंडिया ऐसे कंट्री क्योंकि जो कि ह्यूज है जियोग्राफिकली एज वेल एज पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में, एज वेल एज वहाँ पे अर्बन और रूरल डिवाइड भी है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं स्केलेबिलिटी है, वो भी हमें ऑप्टिमाइज़ करने। ऐसा नहीं कि हर घर, एक घर में है एक घर में नहीं है। तो ये जो 5G टेक्नोलॉजी है ये हमें हर घर तक पहुँचाना है, और उसके लिए कवरेज, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी को हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। सो दीज आर दी वे फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू 5G's इम्प्लीमेंटेशन। विद दैट अंडरस्टैंडिंग, नाउ लेट्स मूव
to our second article which is on sex ratio. अब यहाँ पर जो सेक्स रेशियो का एस्पेक्ट्स है दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दी 28 जुलाई। वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि सेक्स रेशियो क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, रिप्लेसमेंट रेट क्या है, एज वेल एज रिप्लेसमेंट रेट क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या अचीव कर लिए उससे, उसकी वजह से जो डेमोग्राफिक ग्राफ है वो कैसे वैरी करता है। ऑल दिस थिंग्स आई डिस्कस इन दी 28 जुलाई वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख लोगे सो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दी डायनामिक्स, इसकी जो अंदर के जो बारीकियां हैं, जो नुआंसेस हैं, दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू अ थर्ड आर्टिकल विच इज ऑन द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। नाउ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज जो है पॉलिटिकली, इंडियन पॉलिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में आ सकता है, एंड दैट इज वाई ये जो न्यूज़ में भी काफ़ी बार है आ चुका है, एंड दैट इज वाई वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट ऑन द 9th अगस्त। 9th अगस्त में मैंने एक्सप्लेन किया था उस दिन के जो न्यूज़ एनालिसिस है बाय शील्ड आईएएस, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन से तरीके के शील्ड कमिटीज़ हैं, कितने शील्ड कमिटीज़ हैं, उसमें कौन से हैं, फाइनेंस कमिटीज़ जो हैं उसमें पैक का क्या एडवांटेज है, पैक का क्या सिग्निफिकेंस है, एस्टिमेट्स कमेटी क्या करता है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कौन करता है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कौन इशू करता है, कौन उसे प्रमोट करता है। ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द 9th अगस्त। एज वेल एज इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया है कि उसके सिग्निफिकेंस क्या है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के, इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, एज वेल एज ये इश्यूज़ को मिटिगेट करने के लिए क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द 9th अगस्त। सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो, इसके वजह से आपको जो एक कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है वो आप डेवलप कर पाओगे। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू अ फोर्थ आर्टिकल विच इज़ ऑन त्यांगोंग। देखते हैं ये जो त्यांगोंग है ये क्या है, पर त्यांगोंग में जाने से पहले देखते हैं कि ये जो स्पेस स्टेशन है ये क्या होता है। स्पेस स्टेशन, सो व्हाट इज द स्पेस स्टेशन? सो स्पेस स्टेशन एक हैबिटेबल स्पेसक्राफ्ट होता है विच इज़ कैपेबल टू सपोर्ट ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन क्रू मेंबर्स को सपोर्ट करने के साथ साथ वहाँ पर रिमेन करने के लिए, वहाँ पर आप टेस्ट करने के लिए, लेबोरेटरी जैसे साइंटिफिक रिसर्च डेवलप करने की कैपेबिलिटीज रखता है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, दिस पिक्चर इज ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो यहाँ पर जो भी कंट्री क्या कर सकते हैं, अपने जो मशीन्स हैं उसको वहाँ पर ये डॉक कर सकता है, एज वेल एज डॉक करके वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंटेशंस कर सकता है, वो रिफ्यूल कर सकता है, जो भी इश्यूज़ हैं वो रेक्टिफाई कर सकता है, उसके बाद वो वापस इंडिया आ सकता है या कोई दूसरे कंट्री जा सकता है। सो यू गेट द आइडिया दैट यू आर हैविंग अ डॉकयार्ड काइंड ऑफ एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू आईएएस। सो ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एस्पेक्ट। विद दैट नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर जो लो अर्थ ऑर्बिट है और जियो अर्थ ऑर्बिट है, वेयर ऑल्सो द मियो, इसमें क्या क्या बारीकियाँ हैं, क्योंकि ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है ये इट इज़ देयर इन द आर्टिकल, और साइंस के पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो जो बारीकियाँ हैं दैट आई डिस्कस इन दी 28 जुलाई। वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि लियो क्या होता है, मियो क्या होता है, जियो क्या होता है, क्यों जियो एक स्पेसिफिक एल्टीट्यूड पे है, जियो में कौन से सैटेलाइट्स डालते हैं, मियो में कौन से सैटेलाइट्स डालते हैं, जियो में कौन से सैटेलाइट्स डालते हैं, क्यों डालते हैं, जियो में डालने के क्या एडवांटेजेस है, लियो में डालने के क्या एडवांटेजेस है। ऑल दोज थिंग्स वी आर डिस्कस इन द 27 जुलाई। एज वेल एज नाउ लेट्स स्टार्ट विद आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई भी कंट्री अपने जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं वो वहाँ पर डॉक कर सकते हैं, वो रिफ्यूल कर सकते हैं, वो उसके बाद वापस जो मिशन है वो इंडिया में या कोई भी कंट्री में, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ वेरियस रिसर्च एजेंसीज। यहाँ पर नासा है, कनाडा स्पेस एजेंसी है, जापान स्पेस एजेंसी है, और डिफरेंट स्पेस एजेंसीज का मिलकर एक कोलैबोरेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो काफ़ी सारे कंट्रीज़ यूज़ करते हैं इसे, काफ़ी सारे कंट्रीज़ यूज़ करते हैं, और वो वहाँ पर रिफिल करके वो वापस जा सकते हैं या कोई दूसरे प्लैनेट में जा सकते हैं फॉर टू फर्दर कंटिन्यू देयर मिशन। सो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये एस्पेक्ट्स मैंने 27 जुलाई में कवर किए हैं, क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, इस वजह से कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऑपरेशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं, और इस वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन न्यूज़ में भी रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव कवर्ड इन द 27 जुलाई। वहाँ पर मैंने कवर किया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कहाँ पर है, लो अर्थ ऑर्बिट में है कि नहीं, उसमें कौन से और एस्पेक्ट्स हैं, एज वेल एज उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों स्पेस रिसर्च पर हम लोग ज़्यादा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सो ऑल दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दी 27 जुलाई वीडियो। प्लीज़ रेफर टू द वीडियो, यह मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू त्यांगोंग। त्यांगोंग क्या है वो देखते हैं। सो व्हाट इज दिस त्यांगोंग? त्यांगोंग इज द स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना। चाइनीज स्पेस स्टेशन है ये, और ये कहाँ पर होगा? लो अर्थ ऑर्बिट में होगा। सो अगेन अगर आपको डाउट है प्लीज़ रेफर टू द वीडियो जो मैंने अभी बताया।
एज वेल एज ये क्या है, इट इज पार्ट ऑफ चाइनाज मैन्ड स्पेस प्रोग्राम। अब ये चाइनाज का मेन मैन स्पेस प्रोग्राम जो है वो स्टेजेस में डेवलप हुआ था और ये 1990s से चलते आ रहा है, 1990s से। नाउ दिस इज एन स्टेज प्रोग्राम, 3 स्टेप्स में है। द फर्स्ट स्टेप में उनका मिशन था कि वो एक स्पेसशिप लॉन्च करे ताकि जो ह्यूमन में जो स्पेस में इंटरेक्शन है, जो माइक्रो ग्रेविटी में जो स्टडीज है वो कर पाए। सेकेंड स्टेप में उनका मकसद था कि वो एक स्पेस लैब लॉन्च करें ताकि वहाँ पे जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कर पाए। और जो थर्ड स्टेज है, जो फाइनल स्टेज है, वो है क्या, वो है चाइना का स्पेस स्टेशन जो कि है तियांगोंग, जिसका डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हो। सो तियांगोंग जो है वो चाइना का मैन स्पेस प्रोग्राम का लास्ट स्टेज है। सो दे आर वे अहेड, वो उन्होंने काफ़ी टाइम पहले से ही इसके जो आइडिया है वो उस पर सीमेंटेड कर चुके हैं। विद दैट नाउ लेट्स सी द एम्बिशंस। क्या इंडिया ऐसा सिमिलर एम्बिशंस रखता है? यस, ऑफ कोर्स इंडिया रखता है। इंडिया में इसरो जो है वो भी काफ़ी एम्बिशियस है। सो देखते हैं, इंडिया इज प्लानिंग टू व्हाट? इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ऑन स्पेस स्टेशन बाय 2030। और अगर वो लॉन्च कर पाए बाय 2030 तक लॉन्च करें, सो एक एलिट स्पेस ग्रुप है जिनके पास इतना जो टेक्नोलॉजी है, इतना जो रिसर्च है, उसके कैपेबिलिटीज़ हैं। वो जो एलिट ग्रुप कहाँ पे कौन कौन है? यूएस है, रशिया है और चाइना है। अगर इंडिया लॉन्च कर पाए अपना स्पेस स्टेशन बाय 2030 तो वो इनके ग्रुप में, इनके लीग में वो एंटर कर सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसके लिए जो इसरो है, इसरो ने पर्टिकुलरली स्पेस डॉकिंग पे जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे हमने डिस्कस किया, जब भी जो नेशंस होते हैं, जब भी यहाँ पर अगर देखो स्पेस स्टेशंस में कोई भी दूसरे जो स्पेस क्राफ्ट हैं वो आकर यहाँ पर डॉक कर सकते हैं, वो रिफिल कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसके बाद वापस जा सकते हैं। सो ये चीज़, ये जो अवेलेबिलिटी इसमें, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसे हम लोग कहते हैं स्पेस डॉकिंग, और इस पर इसरो जो है वो काम करना स्टार्ट कर चुका है। थर्ड एस्पेक्ट इसकी, जो इसमें जो इंडियन स्पेसक्राफ्ट है, इंडियन स्पेस स्टेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं स्मॉल होगा, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जितना बड़ा नहीं होगा। इट वुड बी ओनली ऑफ मियर 20 टन्स के करीब होगा। एंड दैट वुड बी स्पेसिफिकली फॉर व्हाट? स्पेसिफिकली फॉर रिसर्च इन माइक्रो ग्रेविटी। माइक्रो ग्रेविटी में, ग्रेविटी में कैसे कैसे ह्यूमन इश्यूज में होते हैं, ह्यूमन बॉडी जो से कैसे रिएक्ट करता है, प्लांट कैसे रिएक्ट करता है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा यहाँ पर। और ये इट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड, इट वुड नॉट बी यूज फॉर स्पेस टूरिज्म। So that is something when it comes to India's ambitions of launching its own space station. With that understanding, now let's move to our 5th article which is on Benami law. अब यहाँ पर बेनामी लॉ जो है उसकी बारीकियों में ड्वेल करने से पहले देखते हैं बेनामी क्या है। So what is this बेनामी? So बेनामी जो है वो एक हिंदी वर्ड है, हम सबको पता है। बेनामी मतलब बेनाम, जिसका नाम नहीं है, having no name. सो बेनामी प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? बेनामी प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी जिनका जो परचेज है इज बाय एन इंडिविजुअल नॉट अंडर हिज और हर नेम। सो व्हाट डज दिस मीन? सो उसे समझने के लिए ये जो पिक्चर है यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो लीगल ऑनर है वो है ये पर्सन, बेनिफिशियल ऑनर ए। ये जो है ये पैसा देकर जो भी एजेंसी है उसके थ्रू वो प्रॉपर्टी खरीदता है, रियल एस्टेट खरीदता है। पर इसको कौन यूज करेगा? इसे यूज करेंगे पर्सन बी जो कि है बेनामदार। तो यहाँ पर जो लीगल पेपर्स में जो नाम है वो ए का है, पर इसे यूज़ कौन कर रहा है? बी। और इस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन को हम लोग कहते हैं बेनामी, क्योंकि यहाँ पर जो बी है, बी का नाम नहीं आ रहा है, बेनामदार है उसका नाम नहीं आ रहा है, ऑफिशियल पेपर किसके नाम पर है? ए के वर्क पे। सो इसे कहते हैं हम लोग बेनामी ट्रांजेक्शन या बेनामी प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी उसे हम लोग कहते हैं बेनामी प्रॉपर्टी, और ये जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन को हम लोग कहते हैं बेनामी ट्रांजेक्शन। विद दैट अंडरस्टैंडिंग नाउ लेट्स सी कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन है उसके लिए इंडिया में कौन से लेजिस्लेशंस हैं। द फर्स्ट थिंग जो काफ़ी पहले आ चुका है दैट इज़ द बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988, और इसमें पहले 8 सेक्शंस थे। इससे और जो मैंडेट है, मैंडेट को और बड़ा कर काफ़ी और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए एक अमेंडमेंट हुआ जिसे कहते हैं बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, और इसमें जो मैंडेट है बढ़ाकर 72 सेक्शंस थे, 72 सेक्शंस और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है। अब क्या हुआ रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड ए प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कि इस अमेंडमेंट में था। ये जो बेंच है, बेंच वाज लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रामन्ना। इन्होंने पर्टिकुलरली कहा है कि दिस अमेंडमेंट कैन ओनली बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली एंड क्वाश्ड ऑल द प्रोसिक्यूशंस और कॉन्फिकेशंस प्रोसीडिंग्स बिफोर द अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स। अब ये जो है ये लीगल लैंग्वेज है तो तोड़कर समझे इसे। तो फर्स्ट थिंग जो आपको समझने की ज़रूरत है दैट इज़ प्रोस्पेक्टिवली। यहाँ पे प्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? सो देखते हैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टिवली क्या है। सो जितने भी स्टैट्यूज हैं
उससे अगर ऑपरेशंस के अगर तरीके देखें तो काफ़ी 3 तरीके होते हैं। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जो कि लीगली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स फैक्टो है, पर हमें उतने डेप्थ तक नहीं जाना है। सो बेसिकली हम लोग जो ध्यान देंगे दैट इज़ ऑन प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोएक्टिव जो है वो काफ़ी और डिटेल में है, हम लोग को लॉ के एस्पेक्ट में उतने जाना नहीं है। सो लेट्स कीप रेट्रोएक्टिव अवे, लेट्स फोकस ऑन प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। अब मान लीजिए आपने एक कानून बनाया, वो कानून है 2005 में। मान लीजिए कि उस कानून के बेसिस पर पेड़ काटना जो है वो जुर्म है, उसको आपको जेल कर सकते हैं अगर आप पेड़ काटते हो। दैट केम अप इन 2015। अब मान लीजिए कोई आदमी है जो कि 2005 से पहले पेड़ काटा है, पर क्योंकि 2005 में ऐसा कानून आ गया जिसके बेसिस पर पेड़ काटना जो है जुर्म है, तो आप उस आदमी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब जुर्म किया उस टाइम पर ये जो लॉ था, ये जो एक्ट था, ये क्राइम नहीं था। ये जो एक्ट है ये उसके बाद हुआ है। सो दैट टाइप ऑफ एक्शन इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव एक्शन, जहाँ पर जो आप इग्नोर करते हो पास्ट में जो हो चुका है, आप आगे के बारे में सोचते हो। रिट्रोस्पेक्टिव में 2005 से पहले भी अगर आपने पेड़ काटा है और 2005 के बाद वो अगर कानूनी जुर्म है, तो आपको पहले काटने की वजह से भी आपको क्या कर सकते हैं, आपको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, आपको पनिश कर सकते हैं। सो दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव। अब देखते हैं इंडिया में कौन से रेट्रोस्पेक्टिव लॉज हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज द इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021, सेकेंड इज द फाइनेंस एक्ट 1990 का, एंड थर्ड वन इज द कर्नाटका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1978। अब इसके साथ साथ आप ये भी समझे प्रीलिम्स के लिए जो संविधान में जो लिखा गया है। सो इंडिया में माने इंडिया में जो प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव जो ऑपरेशन है, मतलब कि जो बैक में जो ऑपरेशन है, जो हम लोग ने देखा रिस्ट्रक्चरिंग द पास्ट, ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन इज बैंड व्हेन इट कम्स टू सिविल लॉस। सिविल ऑफेंसेस में हम इसे रिट्रोस्पेक्टिवली एक्टिवेट नहीं कर सकते, रिट्रोस्पेक्टिवली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सब जो लॉज होंगे जितने भी सिविल ऑफेंसेस से रिलेट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिव होंगे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। ये संविधान में दिया गया है। एज वेल एज संविधान में ये भी दिया गया है कि एनी एक्ट दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया दैट इज लाइकली टू बी हेल्ड रेट्रोस्पेक्टिव बट हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली इम्प्लाइड इन द एक्ट कैन बी सेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। इसका मतलब कोई भी एक्ट जब बना रहे हो, वो एक्ट में अगर आप लोग ने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा, उसके बावजूद भी आप रेट्रोस्पेक्टिवली उसे यूज़ कर रहे हो, तब उसे क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है। And the same thing happened for this amendment also. This बेनामी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट जो था 2016 में, सेम वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। नाउ विद दैट, नाउ लेट्स मूव टू आवर 6th आर्टिकल विच इज ऑन सेंट्रल एशिया। यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंडिया और बाकी कंट्रीज सेंट्रल एशिया के पीछे पड़े हुए हैं। सो लेट्स सी द इंपॉर्टेंस। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसकी सेंट्रल एशिया जो है, सेंट्रल एशिया एक्ट्स एज ए लैंड ब्रिज। एक ब्रिज है किसके बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में, और इस वजह से जो जियोपॉलिटिकली उसमें एक सिग्निफिकेंस है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है, जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पर दे आर रिच इन मिनरल्स एज वेल एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पर। कजाकिस्तान का बात करें, वहाँ पर वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम इज देयर एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। उज्बेकिस्तान में देयर इज रिजर्व्स ऑफ गैस, यूरेनियम एंड गोल्ड। तुर्कमेनिस्तान में 4th लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। ताजिकिस्तान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किर्गिस्तान में रिच इन गोल्ड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल है, ये हर कंट्री चाहता है कि यहाँ पर वो अपना स्ट्रैटेजिक डेप्थ बढ़ाकर ये जो मार्केट है, मार्केट को टैप करें, क्योंकि जो भी कंट्री जो कि ये मार्केट को टैप कर पाएगा उनकी इकोनॉमी में एक बूम होगा। तो इंडिया भी चाहता है कि इकोनॉमी बूम हो इंडिया का, और इंडिया इसलिए इज रीचिंग आउट टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एज वेल एज चाइना भी चाहता है। देन अदर एस्पेक्ट, इसकी जितने भी इंडिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक कॉमन सिनर्जी है, एक रेजोनेंस है, कुछ कॉमन पॉइंट्स है, कुछ कॉमन परसेप्शंस है। कौन से पॉइंट्स हैं? व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म, वाटर सिक्योरिटी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी, माइग्रेशन, ये जो इश्यूज़ हैं ये दोनों में हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जितने भी कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इनमें भी ये इश्यूज़ हैं और इंडिया में भी है। तो अगर इश्यूज़ जो हैं वो कॉमन हैं तो क्यों ना हम लोग साथ बैठकर उसे रिजॉल्व करें। सो दैट इज़ द व्यू ऑफ इंडिया। अनदर एस्पेक्ट जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज़ कि कौन से दूसरे प्लेयर्स हैं। अब जैसे मैंने कहा, यहाँ पर क्योंकि मार्केट है, इंडिया और चाइना जो है वो इसे हटाना चाहता है, वो इसकी जो मार्केट है उसे यूज़ करना चाहता है, उसे एक्सप्लोर करना चाहता है, एज वेल एज रशिया भी है।
क्योंकि ये रशिया के बैकयार्ड में है, रशिया अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इसे मानता है। चाइना, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, यूएस भी चाहता है कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी बरकरार रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज ना हो, वो कहीं ना कहीं स्प्रेड ना हो, क्योंकि अफगानिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, पाकिस्तान में है, और कहीं ना कहीं ये जो एक्सट्रीमिज्म है ये स्पिल ऑफ होकर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ना पहुँचे। सो यूएस भी चाहता है, टर्की का भी इंटरेस्ट है, ईरान का भी है, यूरोप का भी है, पाकिस्तान का भी है, इंडिया का भी है, अफगानिस्तान का भी है। सो सब लोग इसमें अपना पैर जो है डालना चाहते हैं, और इस वजह से इट हैज़ बिकम एन एरिना ऑफ व्हाट, इट हैज़ बिकम एन एरिना ऑफ ग्रेट गेम, इट हैज़ बिकम ए खिचड़ी, एक काइंड ऑफ खिचड़ी बन गया जहाँ पर सब लोग जो है अपने स्ट्रैटेजिक डेप्थ जो है वो यहाँ पर बनाना चाहते हैं। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। विद दैट अंडरस्टैंडिंग, नाउ लेट्स मूव टू आवर 7th आर्टिकल विच इज़ ऑन मिसाइल्स। सो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, सेंट्रल यहाँ पर मिसाइल्स के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो इंडिजिनियस के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। सो विद दैट अंडरस्टैंडिंग, नाउ लेट्स स्टार्ट कि इंडिया में कौन से मिसाइल्स और बैलिस्टिक सिस्टम्स हैं। सो फर्स्ट थिंग कि आप इसका रेंज देखें, क्योंकि प्रीलिम्स में काफ़ी बार रेंज के बेसिस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो ब्रह्मोस इज़ देयर, निर्भय इज़ देयर, प्रहार इज़ देयर, पृथ्वी इज़ देयर, अग्नि इज़ देयर, और जो हाईएस्ट रेंज है वो है अपना अग्नि 5000 प्लस किलोमीटर्स। अगर आप देखें जो रीच हैं दैट इज शोन बाय दिस ग्राफ, दिस टील कलर्ड सर्कल, एज वेल एज वी आर ऑल्सो हैविंग K-15 और K-4। तो K जो वर्ड है वी जनरली यूज विद दी सबमरीन लॉन्च, कलाम इज शॉर्ट फॉर K। सो ये जो है K से जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर सबमरीन लॉन्च्ड हैं। सो वी आर ऑल्सो हैविंग K-15 एंड K-4, और जो लॉन्गेस्ट है अपना रेंज में दैट इज अग्नि 5। नाउ विद दैट अंडरस्टैंडिंग, अब देखते हैं ये जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स सी। अब ये डायग्राम को ध्यान से देखें। एट वन एंड यू आर हैविंग द मिसाइल लॉन्चर, अदर एंड यू आर हैविंग द टारगेट। अब अगर आप देखें ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर आप लॉन्च करोगे तो वो मिसाइल लॉन्चर से पैराबोलिक वे में, ये जो लाल है ये लाल कलर इज द पाथवे ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, पैराबोलिक पाथवे वो यूज करता है एंड इट रीचेस टू दी टारगेट। सो ये क्या करते हैं, ये एंटर इंडिया से अगर आप लॉन्च करोगे सो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर वो वापस पैराबोलिक एक्शन से वापस इंडिया के एटमॉस्फेयर में आकर या कोई भी कंट्री के एटमॉस्फेयर में आकर वो टारगेट को हिट करता है। सो दैट टाइप ऑफ पैराबोलिक मोशन इज हेल्ड बाय व्हाट, बैलिस्टिक मिसाइल। जब अगर क्रूज मिसाइल्स की करते हैं तो क्रूज मिसाइल जो है ये पैराबोलिक पाथवे यूज नहीं कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल्स क्या है, उनमें एक मैन्यूवरेबिलिटी है। अगर आप यहाँ पर देखो बैलिस्टिक मिसाइल्स एक बार पहुँचने के बाद आप उसके डायरेक्शंस जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं कर पाओगे, मैन्यूवरेबिलिटी उसमें कम है। बट क्रूज मिसाइल्स में आप चेंज कर सकते हो। जो येलो लाइन है दैट इज द पाथवे ऑफ क्रूज मिसाइल्स। मान लीजिए कि बीच में जो है हॉस्टाइल एयर डिफेंसेस हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसे चकमा देकर आप साइड में जाकर घूम फिर के उसे क्रॉस चेक कर आप टारगेट को हिट कर सकते हो। सो दैट इज द कैपेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू क्रूज मिसाइल्स। तो जितने भी लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अग्नि 5 जैसे हम लोग ने देखा वो बैलिस्टिक है, जबकि क्रूज मिसाइल्स फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस इज एन क्रूज मिसाइल। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स विच यू शुड अंडरस्टैंड। नाउ विद दैट एस्पेक्ट्स लेट्स सी कि कैसे कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। अब मिसाइल के क्लासिफिकेशंस के काफ़ी और कैटेगरीज हैं, काफ़ी और तरीके से आप कैटेगरी डिवाइड्स कर सकते हो। सो वन टाइप इज द टाइप ऑफ द क्रूजिंग, किस तरीके से वो क्रूज कर रहे हैं। सो जैसे हम लोग ने देखा आइदर क्रूज मिसाइल्स हो सकता है या बैलिस्टिक मिसाइल्स हो सकता है। क्रूज मिसाइल्स में बेस्ड ऑन द स्पीड, किस स्पीड से वो क्रूज करते हैं उसके बेसिस पर आप डिवाइड कर सकते हो। सबसोनिक है, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है। बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी आप रेंज के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हो। यू आर ऑल्सो हैविंग द लॉन्च मोड, सरफेस टू सरफेस, सरफेस से डायरेक्टली अगर सरफेस में जाता है या सरफेस टू एयर में जाता है, एयर टू एयर जाता है, एयर टू सरफेस जाता है। इस तरीके से जिस तरीके से आप लॉन्च कर रहे हो उस तरीके से भी आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या किस तरीके के वार हेड है वो यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल वार हेड यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल एक्सप्लोसिव यूज़ कर रहे हो तो उसे कहते हैं कन्वेंशनल वार हेड। पर उसके टाइम पर अगर आप यूज़ कर रहे हो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेटेजिक वार हेड। अगर यहाँ पे जो गाइडेंस सिस्टम है, गाइडेंस सिस्टम के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो। क्या सिस्टम यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वायरलेस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या लेज़र यूज़ कर रहे हैं, जीपीएस यूज़ कर रहे हैं, किस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एज वेल एज रेंज, जो कि हम लोग ने पहले भी देखा, रेंज शॉर्ट रेंज है कि नहीं, जैसे ब्रह्मोस शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज है कि नहीं, इंटरमीडिएट है कि नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल है कि नहीं, जो कि 5500 किलोमीटर तक वैरी कर सकता है। सो इतने जो रेंजेस हैं, रेंज के बेसिस पर भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो।
या जो प्रोपल्शन सिस्टम है, प्रोपल्शन सिस्टम के बेसिस पर भी कि सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम है कि नहीं, लिक्विड है या हाइब्रिड है, हाइब्रिड है तो कौन सा, रैमजेट है या स्क्रैमजेट है या क्रायोजेनिक है, इसका बेसिस पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आप क्लासीफाई कर सकते हो। तो क्लासीफाई करने के काफ़ी तरीके हैं। विद दैट अंडरस्टैंडिंग नाउ लेट्स मूव टू VLSRSAM, जिसका जिक्र इस आर्टिकल में है। क्या है VLSRSAM? ये जो है इट्स शॉर्ट फॉर वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सो इट इज एन वर्टिकली लॉन्च। ये आप वर्टिकली लॉन्च करते हो। कहाँ से लॉन्च करते हो ये आप लॉन्च करते हो नेवल वारशिप से। आप बोट्स और नेवल जितने भी वारशिप्स हैं उससे आप लॉन्च करते हो इसमें। एंड इसकी कैपेबिलिटी क्या है? इसकी कैपेबिलिटी है टू सी स्किमिंग करने की कैपेबिलिटी है। व्हाट इज सी स्किमिंग? सी स्किमिंग मतलब जो आपका वाटरवे है, वाटरवे के साथ साथ जाकर वो पैरेलली मूव कर सकता है, पैरेलली मूव करके वो टारगेट को हिट कर सकता है। ये जो कैपेबिलिटी है इसे हम लोग कहते हैं सी स्किमिंग। इस वजह से क्या है, क्योंकि ये जो भी लैंड है या जो भी वाटरवेज है उसके साथ साथ जाता है, उसमें काफ़ी कम एल्टीट्यूड में सफ़र करता है। इस वजह से जो एनिमी रडार है, एनिमी रडार में इसे नहीं दिखाई देते, एनिमी रडार में आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, काफ़ी डिफिकल्ट है। और इवन इफ अगर आप डिटेक्ट कर लो तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे डिस्ट्रॉय करने की भी काफ़ी मुश्किल होता है, उसे डिस्ट्रॉय करना। सो दैट इज़ द एबिलिटी जो कि VLSRSAM में है। सो दैट इज़ वाई दिस मिसाइल इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस लॉन्च इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये क्या है? दिस इज लॉन्च बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो है ये इंडिजिनस है। नाउ जैसे मैंने कहा, दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिजनाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस। और जो इंडिजनाइजेशन ऑफ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री है वो मैंने काफ़ी डिटेल में, काफ़ी बारीकियाँ जो है मैंने कवर की हैं। कब? 17 अगस्त की वीडियो में। वहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि क्या इश्यूज़ हैं, 75 ईयर्स होने के बावजूद भी क्यों इतना इम्पोर्ट डिपेंडेंट है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इंडस्ट्री, क्या क्या इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, क्या क्या मेजर्स हम लोग और ले सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स वी आर डिस्कस्ड इन द 17 अगस्त। सो मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट, दैट इज द क्विज ऑफ द डे। तो जैसे हर दिन हम लोग करते हैं, हर दिन हम लोग 2-2 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं। टुडेज क्वेश्चन इज प्रीवियस ईयर। The first question is related to the terminal high altitude air defense, जिसे हम लोग THAAD कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में आ चुका है, तो इस पे आंसर करें। सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बराक एंटी मिसाइल, जो कि 2008 में आया। सो दिस 2 क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है, ये जो आपकी समझ है कि यूपीएससी किस लेवल तक जा पाएगा व्हेन इट कम्स टू मिसाइल्स या साइंस एंड टेक या इंटरनल सिक्योरिटी, दिस क्वेश्चंस ट्राई टू क्लैरिफाई, उसमें जो क्लैरिटी है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड एज यूजुअल जो क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं along with the explanations in the form of an PDF would be provided in the video's description as a link, as well as जो PPT है, PPT भी in the form of an PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में और अपने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। So I hope that this analysis has been beneficial for you guys. So stay safe, work hard, study hard, as well as we will be doing the same for you guys. See you soon.